गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 के पार्ट 10 पर आ गए हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन बाय ए लेंस। अब देखो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का भी मतलब होता है आप लोग जैसे आजकल कैमरों में आप बात करते हैं जूम की, तो जो चीज़ जूम है, जूम ही मैग्निफिकेशन है। जैसे किसी चीज़ को जूम करने का मतलब उसको बड़ा करना, यही काम मैग्निफिकेशन का है। तो कोई चीज़ कितनी बड़ी हुई कैसे पता चलेगा। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, जैसे अब मान लो कंसीडर करो ये ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज बनाई, तो ये इमेज बनी। तो आप क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है तो ये कितना मैग्नीफाई हुआ। तो इसके मैग्निफिकेशन को पता करने के लिए आप ऑब्जेक्ट से इमेज को डिवाइड कर देंगे। फिर से ध्यान से समझो, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से इमेज को डिवाइड कर दिया, देखा ये कितने टाइम्स है, 1 2 3, हाँ तो 3 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, 3 टाइम्स जूम कर दिया। यही कही जाती है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का आप अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों को कब मेजर करते हैं, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, जबकि उनको प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर रखा गया हो, तब हम उन दोनों की साइज को मेजर करते हैं कि ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर है और इमेज भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं है तो भी उसका हम परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट लेते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ जो आप पढ़ते हैं यहाँ परपेंडिकुलर ही लेकर के हम लोग बात करते हैं। अब देखें यहाँ पर definition, it is defined as the ratio of the size of the image to the size of object। तो इसको I by O या HI by HO लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स में I by O भी लिखा रहता है, ये भी अच्छा लगता है। I का मतलब इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट। अब इमेज ऑब्जेक्ट का क्या, हाइट ही तो और इसमें ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक बात मैंने नहीं लिखी है जिसको आपको अंडरस्टूड रखना है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर टेकन व्हेन दे आर एट द राइट एंगल, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जो इमेज बनती है लेंस से ही मैग्निफिकेशन हमको अभी यहाँ देखना है। तो लेंस से जो मैग्निफिकेशन हमको मिलता है उस मैग्निफिकेशन से आपको यह समझ में आना चाहिए कि 3 तरीके की इमेज हमको लेंस से मिलती है। 2 तरीके के लेंस आप पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और इन दोनों तरीकों के लेंस में जो इमेज आपको मिलती है 3 तरीके की। देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इससे 2 तरह की इमेज बनती है, एक तो रियल इमेज और दूसरी जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वर्चुअल इमेज। बाकी सभी में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इमेज भी इधर बढ़ती चली जाती है। और जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड इमेज बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब आपकी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आता है तो उस समय जो भी इमेज बनेगी वह ठीक इसी के पीछे, चूंकि रेज कहीं मिलती नहीं है, रियली नहीं मिलती हैं, तो वर्चुअली इमेजिनरी इनको पीछे बढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ पर जाकर के इसका एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ये इमेज इरेक्ट होती है। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गई। यहाँ से आप देखेंगे दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, यहाँ से आप डिस्टेंस ऑफ इमेज देख लें। ये आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया यू, ये u और v हो गए। ये u और v यहाँ भी हमने बना दिया, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा आपको इमेज वर्चुअल ही मिलेगी, उसमें कभी रियल इमेज बनती ही नहीं, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तीनों ही केसेज में हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला कैसे आता है। अब जब हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था तो उस फार्मूले के डेरिवेशन में हमने ध्यान दिया कि सभी में हम देखें ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। कैसे सिमिलर होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री, बस सिमिलर हो गए। ऐसे इसमें देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, इसमें भी ये तो सी कॉमन हो गया दोनों में, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसमें देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी,
तो सी तो इन दोनों में कॉमन हो गया, फिर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो कुल मिला जुला के इन ऑल दीज थ्री केसेज वी गेट टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। और अगर हम इन तीनों ही केसेज में बात करें तो आप जब इमेज बाय ऑब्जेक्ट करेंगे, मतलब ए डैश बी डैश बाई ए बी करेंगे, तो यहां से आप लेंगे बी डैश सी बाई बी सी। ऐसे देखो यहां पर भी ए बी बाई, यहाँ सॉरी ए डैश बी डैश बाई ए बी करोगे तो बी डैश सी बाई बी सी। यहां भी देखो ए डैश बी डैश बाई ए बी करेंगे तो बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी। इन तीनों में ही आपको करना है। तो देखते हैं तीनों में मैग्निफिकेशन के फार्मूले। अब बात करते हैं इन दिस केस। तो m की जो वैल्यू होगी m विल बी इक्वल टू, अब या डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या आएगा, हाँ ऐसे ही निकालते हैं। देखो ये नहीं लिख रहा है कि ट्राइंगल सिमिलर है, वो अंडरस्टूड है, या लिख भी लेते हैं। इन ऑल द एबव थ्री केसेस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अब हम लिखते हैं m इज, देखो पहले अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, हम बात करते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी, और ये ही जो वैल्यू आएगी यही m के बराबर हो जाएगी। इस केस में देखो ये चीज यहां भी ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू बी डैश सी बाई बी सी इक्वल टू m, एंड सेम हियर ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू बी डैश सी बाई बी सी, और यही चीज m हो जाएगी। अब हम तीनों में जब साइन के साथ रखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशंस, यूजिंग साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस का यूज करके आप देखें तो आपको क्या मिलता है। ध्यान से देखें, जैसे ही आप यहां पर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो देखो ए डैश बी डैश, अगर हम इसको मान लें हाइट ऑफ इमेज तो ये डाउनवर्ड है, मतलब इसको हमें लिखना पड़ेगा माइनस एच आई डिवाइडेड बाई ए बी, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा प्लस एच ओ, क्योंकि ये अपवर्ड है। बात करेंगे इसकी बी डैश सी, आप देख रहे हैं बी डैश सी इस साइड में है, मतलब इधर से इधर मेजर किया जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, और जब उसी डायरेक्शन में है तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस वी की, ये प्लस वी हो गया डिवाइडेड बाई बी सी, ये इधर हो गया माइनस यू, और यही वैल्यू एम की हो गई। यही चीज जब यहां भी यूज करेंगे, देखो ए डैश बी डैश, ये वर्चुअल इमेज के केस में दोनों ही पॉजिटिव लिए जाएंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर पॉजिटिव। बी डैश सी, देखो बी डैश सी ये वैल्यू आपकी जा रही है बी डैश सी, यहां से इधर लेफ्ट साइड में मतलब माइनस वी, और ये भी लेफ्ट साइड में मतलब अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे, तो ये दोनों ही निगेटिव हो गए, ये यम हो गया। यहां बात करते हैं, देखो यहां भी दोनों पॉजिटिव हो गए, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर पॉजिटिव, यहां पर देख लो इस केस में दोनों पॉजिटिव है, इक्वल टू बी डैश सी, बी डैश सी मीन्स नेगेटिव माइनस वी, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर किया जा रहा है, क्योंकि सभी वैल्यूज आपको मेजर करनी है ऑप्टिकल सेंटर से ही। भले बी डैश सी लिखा है लेकिन यहां से थोड़ी मेजर करोगे, मेजर तो आपको यहीं से करना है। तो हम यही देखते हैं कि यहां से किधर की ओर वैल्यू मेजर की जा रही है। यहां से अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर कोई वैल्यू इधर की ओर मेजर की जाती इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाना पड़ता हमको, तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, डिवाइडेड बाय माइनस यू इक्वल टू यम। अब आप इन तीनों फार्मूलाज को देखें ध्यान से, आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू लें तो भी नेगेटिव, ये लें तो भी नेगेटिव, और h मतलब आई बाई ओ या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही सब में मिल रहा है। तो इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी दोनों चीजें पॉजिटिव, मतलब इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज either it is formed by the
कॉन्वेक्स लेंस आर बाय कॉनकेव लेंस। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी, चाहे वो कॉन्वेक्स से बने चाहे कॉनकेव से बने, तो हमको मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और जब भी इमेज रियल बन रही है तो रियल इमेज के केस में हमको मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ से जो m का फार्मूला बनता है वो m का फार्मूला आपको क्या मिल रहा है, m इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u। दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एंड दिस वैल्यू विल obtained positive in case of virtual image and it is negative in case of real image। तो आप इसको लिख भी लेते हैं। लिखने के पहले ये भी समझ लो कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस से कभी रियल इमेज बनती ही नहीं, तो कॉनकेव लेंस से जो हमको मिलेगा मैग्निफिकेशन दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स से हमको दोनों मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव तब मिलेगा जबकि इमेज वर्चुअल बने, और निगेटिव तब मिलेगा जबकि इमेज रियल बने। तो इन दोनों चीजों को हम लोग मिला करके एक सेंटेंस में लिख लेते हैं। नेगेटिव मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, व्हाइल पॉजिटिव मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एंड द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए लेंस फार्मूला से भी हम लोग मैग्निफिकेशन के फार्मूले डिराइव कर लेंगे। जैसे वी नो दैट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब जरा सा इसी फार्मूले में एक चीज़ और भी देखो, यम का फार्मूला मैं यहाँ किनारे लिख रहा हूँ। यम इज इक्वल टू होता है v/u, यही वैल्यू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हुआ। हमें v/u बनाना है तो क्या करें, हम अगर इसमें v से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ v/u बन जाएगा। बना के देखते हैं, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो v/v माइनस v/u इक्वल टू v/f, यहाँ से आपको क्या मिला, ये हो जाएगा 1 माइनस यम इक्वल टू ये v/u हो गया यम, और ये इक्वल टू v/f। अब यहाँ से यम की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस v/f, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि f माइनस v डिवाइडेड बाई f। दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब दूसरा तरीका भी इसका है। दूसरा तरीका ये है कि अभी तक हम लोगों ने v से मल्टीप्लाई किया है, अब हम u से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख नहीं रहे कि मल्टीप्लाइंग बाई u, आप खुद से समझदार है, ऐसे ही डायरेक्ट देखो इसी फार्मूले से u बाई वी माइनस u बाई यू इक्वल टू यहाँ हो जाएगा u बाई एफ। अब इस फार्मूले से देखो u बाई वी, तो यम इज इक्वल टू हमने लिखा v बाई यू, तो अगर हम 1 बाई यम कर दें तो यही u बाई वी हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई यम। देखो इसकी जगह पर हो जाएगा 1 बाई यम माइनस 1 इक्वल टू u बाई एफ। और जब यहाँ से आप यम का फार्मूला बनाएंगे तो देखो यहाँ से यम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। पहले 1 बाई यम ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर यम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 बाई यम की वैल्यू यहाँ से आपको मिली, ये 1 इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस यू बाई एफ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f प्लस यू डिवाइडेड बाई एफ। दिस इज 1 बाई एम, तो m क्या हो जाएगा, m विल बी f डिवाइडेड बाई f प्लस यू। दिस इज फार्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारे पास कई सारा हो गया। ये सभी फार्मूले आपके काम आएंगे, और इन सभी फार्मूलों को रट्टा नहीं मारना है, इसीलिए सभी चीज़ों के डेरिवेशंस आपको बताए जाते हैं। सिर्फ आपको तरीका मालूम होना चाहिए, फार्मूला तो आप जैसे चाहेंगे वैसे बना लेंगे। अब अगर कहीं कोई फार्मूला इस तरह से f माइनस वी बाई एफ लिखा हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कहाँ से बना होगा, कैसे बना होगा, क्योंकि आपके सामने से एक बार गुजरा हुआ है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ गई कभी कि हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, और हमको मैग्निफिकेशन पता करना है कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ,
तो कई तरीके हैं। एक तो तरीका सिंपल सा है कि हमारे पास फोकल लेंथ है, छोड़ो v की वैल्यू मालूम है, f की वैल्यू मालूम है, तो इसी फार्मूले को यूज करके डायरेक्ट u की वैल्यू निकालो और फिर m इज इक्वल टू v बाई यू में रख के कैलकुलेट करें। और अगर आप डायरेक्ट इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड विदाउट 2 स्टेप, एक ही स्टेप में आपको मिल जाएगा। तो ये सभी डिफरेंट मेथड्स हैं टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अब जरा सा एक चीज ध्यान दो कि जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, अगर मान लीजिए हमारे पास ये लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा C। अब मान लो कि कोई भी रेज इधर से आ रही है तो ये क्या करेगा, ये उसको कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर। जितनी भी रेज आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका एक ही काम है, इन सभी रेज को एक पॉइंट पर फोकस करना, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना। फोकस हो गया। और एक चीज देखो कि ये फोकस जितना ही कम होगा, मतलब उतनी ही नजदीक ये इनको एक जगह पर कन्वर्ज करेगा। फोकस अगर दूर है तो ये रे कहीं यहाँ जाएगी। अब देखो, अगर ये फोकस और दूर है तो ये रे कहीं यहाँ जाएगी, कहीं इधर जाकर के कन्वर्ज होगी। और अगर ये बिल्कुल हम प्लेन ग्लास शीट ले लें, ग्लास स्लैब ले लें, तो बिल्कुल रे चली जाएगी, लेंस बना ही नहीं। तो लेंस का पावर क्या है? लेंस का पावर है द एबिलिटी टू कन्वर्ज, द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ज रेज ऑन अ पॉइंट। मतलब जितना ज्यादा यह कन्वर्ज कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक लेंस की पावर तब ज्यादा होती है जब वो रेज को ज्यादा से ज्यादा बेंड कर देता है। मतलब कितनी ज्यादा बेंडिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वही लेंस का पावर होती है। नहीं तो वैसे तो सिंपल ये ग्लास स्लैब बन जाएगा। और या इसलिए है ऐसा क्योंकि हम इसको मान सकते हैं स्मॉल प्रिज्म। तो स्मॉल प्रिज्म क्या करता है, रे जब इस पर गिरी तो ये तुरंत जैसे भी रे आप इंसिडेंट किए तो यह बेस की ओर इनको कन्वर्ज करता है, बेस की ओर इनको बेंड करता है। इस तरह से इमरजेंट रे बाहर जाती है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड। तो यही चीज है लेंस में भी। लेंस में भी छोटे छोटे स्मॉल प्रिज्म से मिल करके बना हुआ हम लेंस मान सकते हैं। तो ये लेंस पर जो भी रे गिरती है वो इनको बेस की ओर अपने बेंड करता है, और इस तरह से ये बेंडिंग के बाद एक पॉइंट पर मिलते हैं। जितना ही नजदीक कन्वर्ज करेगा, जितनी ही कम फोकल लेंथ होगी, लेंस का पावर उतना ही ज्यादा माना जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/f, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर कोई कांस्टेंट नहीं ऐड करना पड़ता, या कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है। तो P इज इक्वल टू 1/f, इसी को कहा जाता है एक लेंस का पावर। और f किस में रखते हैं? अगर f को हमने मीटर में रख दिया तो P विल बी ऑब्टेन्ड इन डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं डायोप्टर। ये तरीका है एक लेंस के पावर का। तो लेंस का पावर तब ज्यादा होगा जब उसकी फोकल लेंथ कम हो, लेंस का पावर तब कम होगा जब उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो। दूसरी बात, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। दैट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ अ लेंस। और अगर लेंस को एक किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। फोकल लेंथ चेंज होने का सीधा मतलब हो गया कि उसकी पावर भी चेंज हो गई। पावर ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस, इसी को कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस। इट इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो P इज इक्वल टू 1/f मीटर। अब SI यूनिट क्या है? डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। कैपिटल D इज द सिंबल। P डायोप्टर इक्वल टू 1/f मीटर और 100/f सेंटीमीटर। f मीटर में नहीं रहेगा तो सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में बदलना पड़ेगा, f/100 करना पड़ेगा। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 100/f। तो ये इसी में हम इसको मेजर कर लेते हैं इस तरीके से। तो अगर इसको हम 1 मीटर करते हैं तो ये 1 डायोप्टर हो जाएगा 1/1। तो इस तरह से हमने एक और डेफिनेशन छोटी इसकी बना ली। हैंस 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस का मतलब द एबिलिटी टू कन्वर्ज,
ये हमेशा ध्यान कि रे आ रही है पैरेलल, उसको कितना नज़दीक कन्वर्ज करता है वही उसकी पावर हो गई। तो जितना नज़दीक कन्वर्ज करेगा मतलब फोकल लेंथ कम होगा, तो फोकल लेंथ कम होने पर पावर ज़्यादा, तो यही P = 1/f। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए। लेंस के पावर में एक चीज़ और भी है कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, एक फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। वो फार्मूले से अगर आप देखेंगे कि हम कैसे लेंस का पावर कैलकुलेट करें तो बड़े इजीली आपको वहाँ भी मिल जाएगा। फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। अब आप इसमें ध्यान दें कि 1/f को ही पावर कहते हैं, तो दिस कैन आल्सो बी रिटेन एज पावर। तो अगर किसी भी लेंस के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मालूम है, तो भी आप उस लेंस की पावर को इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अब देखो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में क्यों ले आते हैं, लेंसेज को आसपास क्यों रखा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए 3 रीजन जनरली होते हैं जिनसे इनको जोड़ा जाता है। पहला रीजन तो ये होता है कि मैग्निफिकेशन ज़्यादा करने के लिए। जैसे आपने एक से ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया तो समझो कि थोड़ा बड़ा बना, अब अगर उसको और भी बड़ा करना है तो उस इमेज को फिर अगर हम दूसरी लेंस से देखें, जैसे एक बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट का हम इमेज बनाए, थोड़ी सी बड़ी बन गई इमेज लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, तो अब हम एक दूसरा लेंस ले लें और उस लेंस से अब इस इमेज को देखें तो हमको ऑब्वियसली बड़ा इमेज दिखेगा, मैग्निफिकेशन बढ़ गया तुरंत। क्योंकि अगर पहले वाले लेंस ने ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो रखा गया है और ये पहला लेंस है, इसने इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहीं पर एक दूसरा लेंस लगा करके देखें, ये मैं सिंपल आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि जैसे आप सिंपल लेंस लेके ऐसे देखते हैं कोई, तो अब इससे इसको देखोगे तो आपको इतना बड़ा मिलेगा। अगर सेम वही लेंस हो, यही वाला लेंस हो, 2 पीस, एक से हमने इसको देखा और इससे जो इमेज बनी इस इमेज को इससे देखा, तो अगर इसने इसको 2 गुना बड़ा किया तो इसको फिर इसने 2 गुना बड़ा कर दिया, तो अब क्या हो गया, हमको 4 गुना बड़ी इमेज मिल गई। तो इस तरह से हम देखते हैं मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए लेंसेज को जोड़ा जाता है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि इससे ऑब्जेक्ट ऐसा है, इससे इमेज बनी ऐसी बन गई, अब अगर इस इमेज को हम फिर से ऑब्जेक्ट मान करके बनाएंगे तो हमको फिर ऐसी इमेज मिल जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट से बना हुआ जो इमेज है फाइनल वो इरेक्ट हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वी ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज, मतलब बिल्कुल सीधी इमेज पा गए। तो कभी कभी इमेज को रोटेट करने के लिए भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। एक तीसरा चीज़ है एब्रेशन को हटाने के लिए। एब्रेशन क्या है, जैसे देखो एब्रेशन 2 तरह की एब्रेशन हमको जनरली मिलती है, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि जो लाइट की रे किसी एक जगह पर आई तो लाइट में आपको मालूम है कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसकी भी चर्चा आगे की जाएगी। तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड होती है अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने से फिर ये होता है कि कुछ तो यहाँ फोकस हुए तो कुछ थोड़ा दूर फोकस हो गए, फिर एक तीसरा यहाँ फोकस हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट के यहाँ पर 3 जगह फोकस हो गए, तो ये तीनों ऐसा नहीं होगा कि दूर दूर होंगे नज़दीक ही, लेकिन ये इमेज को ब्लर करेंगे, ये इमेज को ख़राब करेंगे। इससे इमेज आपको एक जगह नहीं मिलेगी बल्कि 2-3 जगहों पर मिलेगी, दोनों पास पास ही रहेंगे, लेकिन आप एक सिंगल अच्छा इमेज नहीं पाएंगे। तो इस एब्रेशन को दूर करने के लिए भी हम लोग लेंस को कंबाइन करते हैं, कांटेक्ट में ले आते हैं, एक के साथ दूसरे को जोड़ते हैं। अब देखो जोड़ने पर क्या होगा, यह हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, इस ऑब्जेक्ट को जब आप पहले लेंस L1 के पास रखे तो इसका इमेज I' पर बना। अब हम क्या किए कि इसी के बगल में अब दूसरा लेंस ले आए, तो आप जान रहे हैं कि अगर इसने थोड़ा सा इसको रिफ्रैक्ट किया था, रिफ्रैक्शन के बाद इसने थोड़ा सा बेंड किया था, तो दूसरा लेंस रख देंगे तो वो थोड़ा और बेंड कर देगा। लेकिन इस बेंडिंग में यह कहाँ गया, मतलब इमेज तो यहाँ बनी थी पहले जब ये लेंस नहीं था, तो अब यह इमेज यहाँ आ गई,
तो यह इमेज यहाँ आई, तो इसने क्या किया, इसके लिए दूसरा वाला लेंस रखे, दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस से बना हुआ इमेज दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया, और फिर क्या किया, दूसरे लेंस ने इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के इसका इमेज यहाँ बनाया। अब अगर एक तीसरा लेंस हम रख दें तो ये दूसरे लेंस से जो इमेज बन रही है वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर से समझो, पहला जो लेंस था उसने जो इमेज बनाया वह दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दूसरा लेंस जो इमेज बनाएगा वो तीसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो अब हमको इसके लिए फार्मूला भी डिराइव करना है कि अब फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। देखिए, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम L1 पहले वाले के लिए निकाल लें तो फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला ये होता है। अब देखो, पहले के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पहले के लिए है ये U। पहले वाले के लिए इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी V डैश पर, V डैश पर रख देते हैं। पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ ही F1 मान लेते हैं। अब दूसरा करते हैं, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम L2 से रिफ्रैक्शन के लिए देखें, फिर से वही फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f वैल्यू रखो। इसके लिए v क्या है, इसके लिए v यही v है। इसके लिए दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, v डैश, ये जो वैल्यू आ रही है यह पूरी की पूरी इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लिखेंगे v डैश, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी v डैश, और इसका फोकल लेंथ f2। ये दोनों आपको मिल गए। बस सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। आप सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जब ऐड करेंगे तो देखो, ये 1/v डैश, ये माइनस 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बचेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, राइट साइड में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब मान लो कि इन दोनों लेंसों को हटा करके एक तीसरा लेंस ऐसा रखा जाए कि उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और इमेज की डिस्टेंस v हो, और उसका फोकल लेंथ हम कैपिटल F माने, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम लोग उसको रख करके देखते हैं और फिर 1/f की वैल्यू इसके बराबर करके देख लेते हैं। देखें, लेट L1 and L2 be replaced by a single lens of focal length capital F which forms image I at a distance v of an object at a distance u from the lens। सेम वही चीज़ है कि अब इसकी जगह एक दूसरा लेंस हमने रख दिया। वह लेंस ऐसा है कि इसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं बनाता है, इसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पर बनाता है, लेकिन वो दो लेंस में एक ही है। तो ऐसा लेंस और उसकी फोकल लेंथ हमने F मान ली। तो उसके लिए अगर हम फार्मूला लिखेंगे थिन लेंस फार्मूला, तो क्या आएगा, उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको आप इक्वेशन 3 बनाएं और इसको आप इक्वेशन 4 बनाएं। तो अब इक्वेशन 3 और 4 से इसे देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, देखो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, अब इस तरीके से यह फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो यही लेंस के कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, इसी को लेंस कॉम्बिनेशन का फार्मूला बोलते हैं। और यह तब है, दिस इज द केस व्हेन बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप शुरुआत में लिख सकते हैं, व्हेन बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेकर के हमने किया है। अब अगर हम इसी को दोनों को कॉन्वेक्स न लेकर के एक को कॉन्वेक्स और एक को कॉनकेव कर दें तो क्या होता है,
तो एक का जिसका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव हम रखते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव रखोगे तो वो डिडक्ट हो जाएगा, उसको भी लिखते हैं। उसके पहले आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि 1/f का मतलब होता है पावर p। तो हम यहाँ से इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं r p इक्वल टू p1 प्लस p2। ये भी फार्मूला हो गया, क्योंकि 1/f1 का मतलब हो गया पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, 1/f2 पावर ऑफ सेकेंड लेंस, दिस इज द पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। अब ये हमने मान लिया इफ L1 इज कॉन्वेक्स एंड L2 इज कॉनकेव, देन देखो तब हम 1/f की वैल्यू को लिखेंगे 1/f1, ये ऐसे ही रहेगा माइनस 1/2, तब ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कैसे आप इसको जोड़ते हैं। यहाँ से अगर एलसीएम लेकर के हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो f की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी f1 f2 डिवाइडेड बाई f2 माइनस f1, ये वैल्यू आएगी अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं। सिंपली अगर हम एलसीएम ले लें f1 f2 और चूंकि ये वैल्यू 1/f के बराबर आएगी तो f लेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू हमको मिलेगी। अब यहाँ पर आपके पास 3 केसेज अराइज होते हैं, तीनों केसेज को हम स्टडी कर लेते हैं। देखो केस 1 की बात करते हैं। केस 1, इफ f1 इज इक्वल टू f2, देन अगर f1 इक्वल टू f2 हो गया तब उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा, और एक वही है कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा f2 माइनस f1 की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हो गए। तो उस कंडीशन में ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो f की वैल्यू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फोकल लेंथ का मतलब है कि बिल्कुल प्लेन ग्लास स्लैब, वो बिल्कुल एक ग्लास के प्लेट की तरह से बिहेव करेगा, उसमें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कोई भी नेचर नहीं होगा, वो लेंस नहीं बल्कि एक ग्लास स्लैब बन जाएगा। देन f is equal to infinity and it behaves and as a glass plate। अब यहाँ इन तीनों को हमने एक साथ लिख दिया। इफ f1 इक्वल टू f2 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, और उस समय ये प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। अगर एक जो आप f1 लिए हैं, f1 मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो आपने लिया, अगर उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो अगर उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ध्यान देना है, इसमें कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ हमने ज़्यादा ली है, f1 को हमने ज़्यादा लिया, और इस कंडीशन में अगर f1 ज़्यादा है तो जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है उसकी पावर कम होती है। इसका मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज लार्जर दैन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज लेस दैन पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो पावर किसकी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है कॉनकेव की, क्योंकि उसका फोकल लेंथ कम है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और वो पावर और ये फोकल लेंथ से तो आपको समझ में आ ही गया, और ये वैल्यू नेगेटिव आने से भी सीधा समझ में आ जाएगा कि ये फिर कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव लेंस का होता है। अब देखो केस 3 हमने लिया कि यह f1 की वैल्यू f2 से कम है, मतलब कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ कॉनकेव वाले से कम है, तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसका पावर ज़्यादा, इसका मतलब कॉन्वेक्स वाले का पावर ज़्यादा है। तो अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा, और इसको छोड़ करके अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव आता है यहाँ से, क्योंकि ये f2 माइनस f1 की बात है। जब f2 माइनस f1 की बात है तो ये वाली वैल्यू आपकी ऑब्वियसली यहाँ पर f1 ज़्यादा है, तो f1 ज़्यादा है तो f1 यहाँ पर कम है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये 3 तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, ये 3 कंडीशंस हो गए लेंस कॉम्बिनेशन के। और ये भी यह कॉम्बिनेशन हमने तब लिया है, यह जो तीनों केसेज लिए गए हैं ये केसेज उस कंडीशन में लिए गए हैं जब एक कॉन्वेक्स हो दूसरा कॉनकेव हो। यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे, या तो आप यहाँ पर ये लिख लेंगे कि
हेडिंग में व्हेन वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव, और ऊपर वाले में आप हेडिंग लिख लेंगे। हेडिंग के साथ एक चीज़ बढ़ा लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर आप आगे बढ़ा लेंगे व्हेन बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से आप इन दोनों से इसको बना लेंगे और ये केस तीनों आप लिख लेंगे। इन लेंसेज के फार्मूलों पर भी आपको बता दूं कि अगर मोर देन 2 हो गए तो क्या करेंगे, तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4 डैश 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 जितने भी हों, इसी तरह से पावर भी आपका बढ़ता चला जाएगा। कॉम्बिनेशन में अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, और इसके लिए कोई फार्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको समझ करके बताना है। देखो, मान लिया यह एक लेंस है और उसी एक ही टाइप के हमारे पास 3 लेंस हैं, और एक लेंस के सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो उसकी 2 गुनी बड़ी इमेज बनाता है। तो मान लो पहले वाले लेंस में जो भी ऑब्जेक्ट रहा हो, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट है x, तो पहले वाले ने उसको क्या किया 2x, और आपको ये मालूम है यहाँ से कॉम्बिनेशन से कि एक से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो दूसरे वाले को तो 2x ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो वह 2x को बनाएगा 4x, और तीसरे वाले को जो मिलेगा वो मिलेगा 4x, तो ये इसको बनाएगा 8x। तो इस तरह से पहले वाले का या एक ही लेंस है उसका मैग्निफिकेशन है 2 मतलब वह 2 गुना बढ़ाता है। तो 3 लेंस लगाए गए, तो 3 लेंस का मैग्निफिकेशन हमको लास्ट में क्या मिला 8x मतलब 8 टाइम्स मिल रहा है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसे हुआ 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझो, मान लो जो दूसरा वाला लेंस हमने लगाया, पहला वाले का जो मैग्निफिकेशन है L1 का 2 है, और दूसरे वाले का मान लो 3 टाइम्स है, और तीसरे वाले का ये L2 को मान लो 3, और L3 को मान लो कि ये 4 टाइम्स बढ़ाता है। तब देखो पहला वाला x साइज पहले हमको मिली, ऑब्जेक्ट की साइज x है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। x है, पहला वाला उसको 2 गुना बढ़ाएगा 2x, दूसरे वाले को यह ऑब्जेक्ट मिलेगा और यह इसको 3 गुना बढ़ाएगा, मतलब 2 3 जा 6x। तीसरा वाले को ये मिलेगा और ये इसको 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, मतलब दिस विल बी 24। तो फाइनल इमेज की हाइट हमको क्या मिलेगी, अगर पहले वाले इमेज की हाइट 1 सेंटीमीटर रही हो तो लास्ट में हमको मिलेगा 24। ये कैसे हुआ, अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो मतलब जो लेंस के कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होगा, M1 M2 M3 इस तरह से डैश 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 बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके लेंस के कॉम्बिनेशन का पूरा थ्योरी हुआ। यहाँ से आपको मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आई। एक और भी इसी में फार्मूला आप देख लें, अगर मान लो कि दोनों जो लेंस हैं, अभी तो हमने बिल्कुल इनको आपस में कांटेक्ट में रखा है, उनके बीच में गैप नहीं है, अगर इनके बीच में d डिस्टेंस का गैप हो, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेंसेज, तब क्या होगा, तब देखो तब 1/f = 1/f1 + 1/f2 तो होगा -d/f1/f2, ये भी रहेगा। अब इसी चीज़ को अगर पावर के टर्म में लिखे तो ये p मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ सेकेंड लेंस -d, और ये p1 1/p1 इसको 1/f1 1/f2 लिख सकते हैं, मतलब d × p1 × p2। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये फार्मूले बन गए।